चलो आज का न्यूज में देखो, एफएओ का 42वां मीटिंग हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री जो है एफएओ के 42वें सत्र को संबोधित किए हैं। और यह सम्मेलन हर 2 वर्ष में होता है, 2 वर्ष में एक बार। और एफएओ सर्वोच्च शासी निकाय है, मतलब कि एपेक्स बॉडी है। तो यह संगठन की नीतियों को निर्धारित करता है कि कैसा होना चाहिए एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ भी। उसके बजट को मंजूरी भी देता है और सदस्यों को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य मुद्दों पर सिफारिश भी करता है। कोविड-19 के महामारी के दौरान खाद्य फूड सिक्योरिटी के लिए भारत का जो प्रयास है, जैसे खाद्यान्न का उत्पादन, मतलब कि जो फूड प्रोडक्ट उसका हाई प्रोडक्शन होना चाहिए। तो भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान 305 मिलियन टन खाद्यान्न निर्यात के साथ साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हुए अब तक का हाईएस्ट, मतलब कि एक प्रकार का हाईएस्ट मतलब हायर प्रोडक्शन दर्ज किया है। उसके लिए अब देखो कुछ प्रमुख किसान रेल चला है। इसे जल्द खराब होने वाली बागवानी उपज, दूध, डेयरी उत्पाद सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों से बड़े शहरों तक परिवहन के लिए पेश किया गया था। कौन सा? किसान रेल। वैसे ही देखोगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज इस वाले आज वाले के दिन में बहुत सारा योजना पर रिवीजन हो जाएगा। ऐसे इस योजना के तहत 810 मिलियन लाभार्थी को, कितना, 810 मिलियन लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया और इसे आगे भी जारी रखा गया है, जिसमें श्रमिकों को लेबर को नवंबर 2021 तक लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए मैंने मुफ्त में अनाज प्रदान किया जाएगा। कितना? 810 मिलियन लाभार्थी को तो प्रदान किया गया ही, आगे भी जारी रखा जाएगा। फिर पीएम किसान तो समझ ही रहे हो। 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाता में 137,000 करोड़ रुपए राशि भेजी गई है। फिर जलवायु परिवर्तन और कृषि योजना है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसे वर्ष 2015 में जल संसाधन के मुद्दों को संबोधित करने और एक अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जैसे प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली जो कंसेप्ट है इसमें आया था। फिर ग्रीन इंडिया मिशन, हरित भारत मिशन 2014 में जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना एनएपीसीसी की छत्र छाया में लॉन्च किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के घटते वन आवरण की रक्षा और पुनर्स्थापना और उसमें वृद्धि करना था। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है ना, जैसे इसे क्लस्टर मिट्टी के नमूने का विश्लेषण करने और किसानों को उसकी भूमि की उर्वरता की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कराने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो आईसीएआर है और भारत की राज्य सरकार के संयोजन के साथ जलवायु स्मार्ट प्रथाओं तथा टेक्नोलॉजी के अनुकूलन का व्यापक लाभ उठाने के लिए इसको निष्पादित किया गया था। फिर बरानी क्षेत्र विकास है ना, बरानी क्षेत्र विकास क्या है? यह उत्पादकता, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब कि जलवायु परिवर्तनशीलता जैसे क्लाइमेटिक चेंजेबिलिटी आ रहा है, इससे जुड़े जोखिम रिस्क को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली है। माने कि और इसके बाद एक जान लेना कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इसका उद्देश्य कृषि किसानों को जलवायु सुगमता और किसानों के आय को एक अतिरिक्त स्रोत के लिए कृषि फसलों के साथ साथ बहुदेशीय पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना है। साथ ही अन्य बातों के साथ साथ लकड़ी आधारित फीड स्टॉक को बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति कृषि की लचीलता बनाने के लिए तकनीकों का विकास, प्रदर्शन और प्रसार करने हेतु सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया। सतत
नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जानते हो ना, सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन। उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ई वाला मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो एनएमएसए के तहत उप मिशन है। एनएमएसए के तहत एक उप मिशन है जिसका उद्देश्य प्रमाणित जैविक उत्पादन को वैल्यू चेन मोड में विकसित करना है। ये समझ में आ गया अभी। फिर एक दूसरा है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सार्वजनिक पीडीएस का सिस्टम, एमएसपी का सिस्टम, ये सब चीज से संबंधित है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एफएओ क्या है, यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है जो भूखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भुखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। वर्ष 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को, ध्यान रखना। और यह रोम मतलब इटली के स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसका सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोष है IFAD। उठाए गए कदम क्या है, विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, दुनिया भर में रेगिस्तानी टिड्डी की स्थिति पर नजर रखती है। उसके बाद कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, संयुक्त FAO WHO खाद्य नामक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी मामलों के लिए जिम्मेदार निकाय है। और खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिकी संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है। प्रमुख पब्लिकेशन देखो, विश्व मत्स्य पालन और जलवायु राज्य कृषि पब्लिश होता है। स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट ना, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य रिपोर्ट, खाद्य और कृषि राज्य और स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट का रिपोर्ट आता है। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक आता है। ये सब पब्लिश होते रहता है। कृषि से संबंधित ये सब मीटिंग में भी चर्चा किया गया, ये सब पब्लिश होता है। भारत और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बात करते हैं तो FAO अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो 2016 में मनाया गया था और 2023 में बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया करने के लिए भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करता है। भारत FAO की 75वीं वर्षगांठ 16 अक्टूबर 2020 को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए मूल वर्ग का एक सिक्का जारी किया है। यह इंपोर्टेंट हो गया। अब देखो, भारत में सी प्लेन सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन। सी प्लेन जानते हो क्या होता है? हाँ, मतलब उसका लैंडिंग सी पे होता है। मतलब समुद्र से भी चल जाएगा। तो इसके लिए कुछ है ना इसमें जानने की बात, लेकिन फिर भी बता देंगे। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में सी प्लेन सेवाओं के विकास के लिए एक MOU साइन किया है। भारत में पहली सी प्लेन सेवा का परिचालन सागरमाला सी प्लेन सेवा के तहत अक्टूबर 2020 में अहमदाबाद के केवडिया से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच शुरू किया गया था। अब MOU जो साइन हुआ उसके बारे में देखो। यह समझौते ज्ञापन में भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सी प्लेन सेवाओं के गैर अधिसूचित और अधिसूचित प्रचालन की परिकल्पना की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल RCS उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक जो उड़ान स्कीम है के एक हिस्से के रूप में सी प्लेन सेवाओं को विकसित किया जाएगा। और यह जहाजरानी मंत्रालय वाटर फ्रंट, एयरोड्रोम और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचों के पहचान और विकास करेगा। फिर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से संभावित एयरलाइन ऑपरेटर का चयन करेगा। कौन सा प्रक्रिया है? बिडिंग प्रक्रिया, बिडिंग प्रोसेस। इसमें नौवहन मंत्रालय द्वारा जो मतलब कि नेवल मिनिस्ट्री है द्वारा पहचाने का स्थान और मार्गों को भी शामिल किया जा रहा है। तो इसका लाभ कुछ ना कुछ तो होगा। लाभ क्या है कि यह समझौता ज्ञापन
भारत में नए जल हवाई अड्डों के विकास और नए सी प्लेन मार्गों के संचालन में तेजी लाने में मदद करेगा। और यह न केवल समुद्री विमानों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देकर पूरे देश में सहज संपर्क को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटन उद्देश्य को भी बढ़ावा देगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्थानीय स्तर पर पर्यटन और होटल व्यवसाय में वृद्धि होगी, स्थानीय लोगों को भी रोजगार भी मिलेगा। जल हवाई अड्डों की स्थापना प्रस्तावित स्थलों पर वर्तमान सामाजिक आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, समुदाय आवास आदि के स्तर में भी वृद्धि मतलब वृद्धि का क्या होगा, योगदान देगी। तो सी प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, उड़ान योजना के बारे में तो जानते हो, पूरे देश का आम नागरिक जो योजना है 2016 में शुरू किया गया था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय रीजनल कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय मार्गों पर किफायती और आर्थिक रूप से व्यवहार और लाभदायक उड़ानों की शुरुआत करना, ताकि छोटे शहरों में आम आदमी के लिए सस्ती उड़ान उपलब्ध हो सके। और यह योजना मौजूदा हवाई पट्टी और हवाई अड्डों को पुनरुद्धार के माध्यम से देश के गैर सेवारत और कम उपयोगी होने वाली हवाई अड्डों को भी कनेक्टिविटी प्रदान करने का लिए परिकल्पना किया गया था। योजना 10 वर्षों की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। कम उपयोग होने वाले हवाई अड्डे वे हैं जहां एक दिन में एक से अधिक उड़ान नहीं भरी जाती, जबकि गैर सेवारत हवाई अड्डे वे हैं जहां कोई भी उड़ान नहीं भरी जाती। चयनित एयरलाइंस को केंद्र, राज्य सरकार और हवाई अड्डा संचालक द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ताकि वे गैर सेवारत और कम उपयोग होने वाली हवाई अड्डों पर सस्ती उड़ान उपलब्ध करा सके। अब देखो उड़ान 4.1 के बारे में। देखो 4.1 उड़ान 4. मुख्यतः छोटे हवाई अड्डा, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्ग को जोड़ने पर केंद्रित है। एक सागरमाला विमान सेवा के तहत कुछ नए मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। सागरमाला सी प्लेन सेवा क्या है, जैसे यह बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्रालय के तहत एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना को भावी एयरलाइन ऑपरेटर के माध्यम से एक विशेष प्रायोजन वाहन, जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल ढांचे के तहत शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना को सागरमाला विकास कंपनी जो है के माध्यम से लागू किया जाएगा, जो बंदरगाह, जहाज रानी मतलब कि जल मार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दूर दराज के स्थानों तक कनेक्टिविटी और आसान पहुंच प्रदान करने के लिए सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड सी प्लेन संचालन शुरू करके पूरे देश में विशाल समुद्र तट और कई जल निकाय नदियों की क्षमता का लाभ उठाने का योजना तलाश रहा है ना। फिर देखो, सी प्लेन संचालक के लिए कई गंतव्य की परिकल्पना की गई है। सी प्लेन टेकऑफ और लैंडिंग हेतु आसपास के जल निकायों का उपयोग करेंगे और इस तरह उन स्थानों को किफायती तरीके से जोड़ेंगे, क्योंकि सी प्लेन संचालन के लिए रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग जैसे पारंपरिक हवाई अड्डे की बुनियादी ढांचों की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, मार्गों को सरकार सब्सिडी वाली उड़ान योजना के तहत संचालित भी किया जा सकता है। देखो, तो थोड़ा सा ये समझ में आ गया तुमको सी प्लेन के बारे में, उड़ान स्कीम के बारे में। अब देखो, जल शक्ति अभियान क्या है, सेकेंड जल शक्ति अभियान और विश्व जल दिवस, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो भारत में जल संसाधन की स्थिति क्या है, तो जल शक्ति मंत्री ने सभी सांसदों से आग्रह किया है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्यों में चल रहे जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान का समर्थन करें। और इस तरह के हस्तक्षेप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की स्थिरता सुनिश्चित होगी और मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे जल जीवन मिशन को मजबूती मिलेगी। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे विश्व जल दिवस का 22 मार्च को के अवसर पर इस अभियान की थीम द कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स विषय के साथ शुरू किया गया था। इसमें देश के सभी जिलों के सभी ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान 1 में देश के 256 जिलों में 2836 ब्लॉकों में से केवल 1592 जल संकट वाले ब्लॉकों को कवर किया था। और जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन, इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के तहत 14,000 करोड़ रुपए का जल संरक्षण संबंधित कार्य चला रहा है। देखो, अभियान का उद्देश्य मानसून की शुरुआत से पहले कृत्रिम
भरण संरचना का निर्माण, मौजूदा तालाब और जल निकाय के पुनर्जीवित करके नए जल निकाय का निर्माण, चेक डैम का प्रावधान, आर्द्र भूमि और नदियों का कायाकल्प करके वर्षा जल का दोहन करना, देश के सभी जल मतलब कि जल निकायों को जियो टैगिंग करके और इस डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिक और डेटा आधारित जिला मतलब स्तरीय जल संरक्षण योजना बनाने के लिए एक डेटाबेस को भी बनाने की योजना है। तो ये सब क्या है, किसके अंतर्गत है तुम्हारा, जल शक्ति अभियान सेकंड के अंतर्गत। इसमें देखोगे जल संरक्षण के लिए अन्य कई बहुत सारे योजना है, इनिशिएटिव है। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के तहत इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर घर में पाइप से पानी पहुंचाना सुनिश्चित करना था। तो भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु हर घर मतलब कि हर घर नल से जल को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन में पुनर्गठित करने के साथ इसमें सम्मिलित किया है। फिर जल जीवन मिशन शहरी में क्या है, बजट 2020-21 के तहत सतत विकास लक्ष्य 6 ग्रामीण पानी और स्वच्छता के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक नल के माध्यम से सभी घरों को पानी की आपूर्ति और सार्वजनिक मतलब यूनिवर्सल कवरेज प्रदान करने हेतु आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की गई। एकीकृत राष्ट्रीय जल मिशन, यह एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से पानी के संरक्षण अपव्यय को कम करने और राज्य के भीतर अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वैसे ही देखोगे तो नीति आयोग का भी कुछ रहा है। नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है। जैसे जल के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक विकसित किया है। अटल भूजल योजना, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका मूल उद्देश्य भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन के उद्देश्य के साथ 6,000 करोड़ रुपए का है। इसमें जल उपभोक्ता संघों के गठन, जल बजट, ग्राम पंचायत वार जल सुरक्षा परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन आदि के माध्यम से लोगों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। एक यूएपीए जानते हो, यूएपीए की सीमाओं का निर्धारण किया गया दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। यूएपीए क्या है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी मतलब एक मामले में मतलब छात्र कार्यकर्ता को जमानत दे दी है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस एक्ट का धारा 15 की अस्पष्ट सीमा को पुनः परिभाषित किया है। अब आतंकवादी गतिविधि की सीमा इसमें कहा है कि क्या किसको आतंकवाद कहेंगे, मतलब तो मान लो कि सामान्य दंडात्मक अपराध तो अधिनियम के तहत आतंकवादी गतिविधि की व्यापक परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से हाईकोर्ट ने राज्य के लिए किसी व्यक्ति पर यूएपीए लागू करने की सीमा निर्धारित कर दी है। जैसे आतंकवादी गतिविधि की सीमा एक समान अपराध के प्रभाव से परे होना चाहिए। इसमें केवल कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था में अशांति पैदा करने संबंधी गतिविधि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके तहत आतंकवाद की परिभाषा में उन गतिविधि को शामिल किया जाना चाहिए जिनसे निपटने के लिए एजेंसियां समान कानूनों के तहत सक्षम नहीं है। गैर कानूनी गतिविधि को परिभाषित करते समय सावधानियां क्या होना चाहिए, जैसे देश भर में विभिन्न न्यायालय को यूएपीए की धारा 15 में प्रयुक्त निश्चित शब्दों और वाक्यांशों को उनके पूर्ण शाब्दिक अर्थ में नियोजित करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि पारंपरिक और जघन्य अपराध किस आतंकवाद से अलग है। और यहाँ पर एक और देख लो, यूएपीए की धारा 5 आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित नहीं करती है। इसके लिए मतलब कि आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है। इसके लिए कम से कम 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यदि आतंकवादी कृत्य के परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है तो सजा मृत्यु या जीवन कारावास भी हो सकता है। तो कोर्ट ने उल्लेख किया है कि किसी भी प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने करतार सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद, पंजाब मतलब करतार सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट केस जो था 1994 में, एक अन्य आतंकवाद विरोधी कानून आतंकवादी विघटन गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1987 के दुरुपयोग के विरुद्ध इसी तरह की चिंता जाहिर की थी। अब यूएपीए लागू करने का क्या उद्देश्य है देखो। इस अधिनियम को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य आतंकवादी गतिविधि को सीमित करने और भारत की रक्षा पर गंभीर प्रभाव डालने वाली मामलों से निपटना होना चाहिए। जिसे इस अधिनियम का उद्देश्य इरादा सामान्य प्रकार के अपराधों को कवर करना नहीं था, चाहे वे कितनी भी गंभीर और असाधारण और जघन्य क्यों ना हो। यहाँ पर देखोगे यूएपीए मतलब इसके विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी और संसदीय कार्यों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन पूर्णतः वैध है और यद्यपि इस तरह के विरोध प्रदर्शन के शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की उम्मीद है, किंतु ऐसी स्थिति में सभी प्रदर्शनकारियों के लिए कानून की सीमा को आघात पहुंचाना कोई असमान घटना नहीं है। न्यायालय के मुताबिक मतलब कि कोर्ट के मुताबिक क्या हुआ, विरोध के संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 और आतंकवादी गतिविधि के बीच रेखा कुछ धुंधली होती दिख रही है। फाइनली देखो, यह पहला उदाहरण है जब किसी न्यायालय ने उन मामलों में व्यक्तियों के विरुद्ध यूएपीए के कथित दुरुपयोग की बात कही जो जाहिर श्रेणी में नहीं आते। मार्च में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की माने तो वर्ष 2019 में यूएपीए के तहत कुल केस के 1126 केस दर्ज किए गए थे, जबकि 2015 में इसकी संख्या कितनी थी, 897 ही थी। तो देखो, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 क्या है, मतलब इसको जो यूएपीए है उसको 1967 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि देश में गैर कानूनी गतिविधियों का प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करना। गैर कानूनी गतिविधि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा भारत के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करती है कि जिसके माध्यम से यदि केंद्र सरकार किसी गतिविधि को गैर कानूनी मानती है तो आधिकारिक मतलब कि राजपत्र के माध्यम से इसकी घोषणा कर उसे अधिनियम के तहत अपराध बना सकती है। मतलब इसमें अधिनियम सजा के तौर पर मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यह अधिनियम भारतीय और विदेशी दोनों नागरिक पर लागू होता है। यह अपराधियों पर एक समान रूप से लागू होता है, भले ही वह अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर ही क्यों न किया गया। यूएपीए के तहत जांच एजेंसियां गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिन की चार्जशीट दाखिल कर सकती है और न्यायालय को सूचित करने के बाद उस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है ना। वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के तहत आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न ठिकानों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपराधों की सूची में आतंकवादी कृत्यों को भी शामिल कर लिया गया, जिसके पश्चात कुल 34 ठिकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 2004 से गैर कानूनी गतिविधि के तहत अलगाव और अधिग्रहण संबंधित कृत्यों को भी शामिल किया गया। वैसे ही देखोगे, अगस्त 2019 में संसद ने अधिनियम में प्रदान किए गए कुछ विशिष्ट आधारों पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने हेतु गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। यह अधिनियम मामले की जांच के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक की संपत्ति की जब्ती या कुर्की करने की मंजूरी देने का अधिकार देता है। जो एनआई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को राज्य में डीएसपी और एएसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी से संबंधित मामलों के अतिरिक्त आतंकवाद के सभी मामलों की जांच करने का अधिकार देता है। एनआईए का सिर्फ इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी है तो राज्य का डीएसपी एएसपी या उससे ऊपर के ऑफिसर से अगर उसको लगे कि यह मतलब कि टेररिज्म से संबंधित है तो उसका भी जांच कर सकता है।
देखो, युद्ध इतिहास का अवर्गीकरण संबंधित नीति क्या है, मतलब हालिया में नीति अवर्गीकरण संबंधित नीति क्या है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय के युद्ध और ऑपरेशन संबंधित इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन की एक नीति को मंजूरी दी है। इसे आधिकारिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होना चाहिए। इसे युद्ध ऑपरेशन संबंधित इतिहास का समय पर प्रकाशन, आम जनमानस की घटनाओं का सटीक विवरण प्रदान करेगा और अकादमिक शोध के लिए प्रमाणिक सामग्री प्रदान करेगा और निराधार अफवाहों को रोकेगा। किसी भी युद्ध और ऑपरेशन की सीखे गए सबक का विश्लेषण करने और भविष्य की गलतियों को रोकने के लिए, मतलब के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता, नाम क्या है, के सुब्रमण्यम, ध्यान रखना, की अध्यक्षता वाली एक कारगिल समीक्षा समिति ने यह स्पष्ट नीति के साथ युद्ध इतिहास को लिखे जाने की आवश्यकता की सिफारिश की थी और कारगिल संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मंत्रियों की एक समूह 2001 की सिफारिश में भी एक आधिकारिक युद्ध इतिहास की वांछनीयता का उल्लेख किया गया था। तो देखो, रिकॉर्ड का स्थापना क्या हुआ, रक्षा मंत्रालय के तहत प्रत्येक संगठन जैसे तीनों सेना है ना, जल थल वायु है ना, मतलब कि थल वायु और नेवी, एकीकृत रक्षा कर्मचारी, असम राइफल, तटरक्षक बल आदि को युद्ध संबंधी ऑपरेशन संबंधित विभिन्न रिकॉर्ड जैसे युद्ध डायरी, कार्यवाही पत्र, ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक आदि को रक्षा मंत्रालय के इतिहास विभाग को उचित रख रखाव, अभिलेख और इतिहास लेखन हेतु स्थानांतरित करना होगा। जैसे इतिहास विभाग युद्ध इतिहास संचालन के संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन के दौरान विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के रूप में उत्तरदायी होगा। और समिति का गठन क्या है, जैसे युद्ध और ऑपरेशन इतिहास के संकलन के लिए एक नीति रक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन का प्रावधान करती है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार तीनों सेवा, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य गठबंधन संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश के प्रमुख सैन्य इतिहासकार भी शामिल हो सकते हैं। अब इसके लिए कुछ समय सीमा बनाया गया है। युद्ध नीति और ऑपरेशन इतिहास के संकलन और प्रकाशन के संबंध में स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करती है। युद्ध और ऑपरेशन के पूरा होने के 2 वर्षों के भीतर समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात आगामी 3 वर्षों के भीतर अभिलेख का संग्रह और संकलन पूरा किया जाना चाहिए तथा उसे सभी संबंधित हितधारकों को भेजा जाना चाहिए। नीति के अनुसार सभी अभिलेखों का सामान्यतः 25 वर्षों के लिए अवर्गीकृत किया जाएगा और 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों का अभिलेखीय विशेषज्ञ द्वारा मतलब कि इवैल्यूएशन भी होगा और युद्ध और ऑपरेशन इतिहास संकलित होने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। अभिलेखों का वर्गीकरण में उसका दायित्व क्या है ना, मतलब अभिलेख का जो क्लासिफिकेशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 के निर्दिष्ट संगठनों को सौंपा गया है। और आंतरिक उपयोग क्या हो रहा है, देखो, युद्ध और ऑपरेशन संबंधित संकलित इतिहास को सर्वप्रथम प्रारंभिक 5 वर्षों के भीतर केवल आंतरिक उपयोग के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। इसके पश्चात समिति विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए उसे पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सार्वजनिक करने का निर्णय ले सकती है। पुराने युद्ध संबंधित दस्तावेजों का अवर्गीकरण, जैसे 1962 में किसके साथ लड़ाई हुआ था, चाइना वार, 62 के युद्ध और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे युद्ध और ऑपरेशन से संबंधित दस्तावेजों का अवर्गीकरण स्वचालित नहीं होता है, बल्कि नई नीति के तहत गठित समिति के द्वारा मामले की संवेदनशीलता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। वैसे ही एक और न्यूज रहा है, हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला संबंधित, आज बहुत ज्यादा न्यूज आया हुआ था। तो जानते हो, जैसे वास्तुकला आ गया तो इसमें ASI आ जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ASI क्या है, अधिसूचित करता है कि हुमायूं के मकबरे सहित देश भर के सभी केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक, तीर्थ स्थल और संग्रहालय 16 जून 2021 से आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। मतलब कि आगंतुक के लिए आगे उसका मतलब टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा महान मुगल मतलब वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है।
सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत कार्यरत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। हुमायूं का मकबरा दिख रहा है ना, यही है। अब इसके मकबरे का निर्माण 1570 में हुआ था। यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि यह भारत के उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है ना। इसकी अनोखी सुंदरता को अनेक प्रमुख वास्तुकलात्मक नवाचारों से प्रेरित कहा जा सकता है, जो एक अतुलनीय ताजमहल के निर्माण से परिवर्तित हुआ है। इसका निर्माण हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था। इसे मुगलों का सैनागार भी कहा जाता है क्योंकि इसके कक्षों में 150 से अधिक मुगल परिवारों के सदस्य दबे हुए हैं। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली मतलब कुरान के स्वर की 4 नदियों के साथ 4 चतुर्भुज उद्यान का एक उदाहरण है, जिसमें एक चैनल शामिल है। मतलब कि 4 बाग एक शैली होता है मकबरा बनाने का, उसी पर आधारित है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिसंगठन है, जो यूनेस्को ने 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता दी थी, विश्व धरोहर का मान्यता दे दिया था। अब देखो मुगल वास्तुकला के बारे में बात करते हैं तो यह एक इमारत शैली है जो 16वीं शताब्दी से 17वीं सदी के अंत तक मुगल सम्राटों के संरक्षण में उतरी और मध्य भारत में फली फूली। मुगल काल में उत्तर भारत में इस्लामी वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार को चिन्हित किया गया है। मुगल बादशाहों ने बादशाहों के संरक्षण में फारसी, भारतीय और विभिन्न प्रांतीय शैलियों की को गुणवत्ता और शोधन कार्य के लिए संरक्षण भी दिया गया था। विशेष रूप से उत्तर भारत में इतना व्यापक हो गया कि इंडो सरसैनिक शैली है, जानते हो ना, इंडो सैनिक शैली के औपनिवेशिक वास्तुकला को भी देखा जा सकता है। इतने ईरानियन शैली था एक प्रकार से इंडो सरसैनिक। मतलब इसकी कुछ विशेषता है। मिश्रित वास्तुकला है, भारत फारसी और तुर्की स्थापत्य शैली का इसमें मिश्रण है। विभिन्न प्रकार की इमारत जैसे राजसी द्वार, प्रवेश द्वार, किला, मकबरा, महल, मस्जिद, सराय आदि विधि मतलब डाइवर्सिटी मिलता है। भवन निर्माण के सामग्री में जनरली लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। और विशेषता क्या है इस शैली की? विशिष्ट विशेषता है कि मकबरे में 4 बाग शैली होगा, स्पष्ट बुलंद नुमा गुंबद होगा, कोने पर पतले पतले बुर्ज होंगे, चौड़े प्रवेश द्वार होंगे, सुंदर सुलेख अरबी स्तंभों और दीवारों पर ज्यामितीय पैटर्न, स्तंभों पर समर्थित महल हॉल आदि भी, जैसे मेहराब, ऊपरी छतरी, विभिन्न प्रकार के गुंबद भारतीय इस्लामी वास्तुकला के बेहद लोकप्रिय हो गए तथा मुगलों के शासन के तहत इसे और भी विकसित किया गया था। अब इसके बाद में और भी देखते हो तो जैसे ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 53 के बीच करवाया था और यूनेस्को ने 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी। आगरा में स्थित है। लाल किला 1618 में बनवाया, इसके द्वारा शाहजहां द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। तब राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया और ये मुगल शासकों का निवास स्थान था आगरा। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2007 में विश्व धरोहर में नामित कर दिया। वैसे जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद भी शाहजहां बनवाया था। इसका निर्माण कार्य 1656 में पूरा हुआ। बाबरी मस्जिद, तो इसका निर्माण देखो बाबरी मस्जिद औरंगजेब का बनवाया हुआ है। तो इसका मतलब औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ। 1673 में मतलब मेंग्स के द्वारा पूरा होने के समय यह विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में स्थित है। बाबरी मस्जिद मतलब बादशाही मस्जिद इसको बोलते हैं, लाहौर में है। अब एक न्यूज आ गया है साउथ वेस्ट मानसून को लेकर। व्यास चक्रवात, नॉर्थ ईस्ट कन्वर्जेंस मतलब नॉर्थ ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो समय पूर्व मानसून का कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इस सबसे संबंधित अब कुछ न्यूज आएगा। ऐसे निर्धारित समय से 2 दिन देरी से केरल के तट पर पहुंचने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीप और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में जल्दी पहुंच गया है। इसका कारण क्या है?
मई महीने बंगाल की खाड़ी, मतलब मई महीने में बंगाल की खाड़ी में विकसित विकसित जो चक्रवात यास है, वह थोड़ा सा क्या हो गया है कि स्पीड कर दिया हवा की गति को। तो चक्रवात यास ने अंडमान सागर के ऊपरी मतलब महत्वपूर्ण दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पवनों को लाने में मदद की, थोड़ा उत्तर की ओर ऊपर की ओर ला दिया। और नियमानुसार दक्षिण अंडमान समुद्र पर अपने आगमन से लगभग 10 दिन बाद मानसून और सबसे पहले केरल में दस्तक देता है। लेकिन जनरली मानसून थोड़ा जल्दी आने की बात हो गई, तो केरल में देरी से प्रवेश के बाद इसकी गति में वृद्धि मुख्य रूप से अरब सागर की तेज पश्चिमी पवन और बंगाल की खाड़ी मतलब उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाली प्रणाली के गठन के कारण हुई, जो वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। और यास का भी इसी पर ज्यादा असर रहा था। महाराष्ट्र और केरल के बीच बनी एक अपतटीय द्रोणिका जो मानसून को कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में जल्दी पहुंचने में मदद की है। जैसे नॉर्थ वेस्ट मानसून जो इंडिया में है, मतलब भारत में मानसून तभी सक्रिय होता है जब मानसून की धाराएं और अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से इस क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्योंकि इस घटना के जल्द घटित होने की संभावना नहीं है, अतः मानसून की प्रगति धीमी रहेगी। साथ ही मध्य अक्षांश की पश्चिमी पवनों, जो मध्य पश्चिमी पवन जो है कि एक धारा उत्तर पश्चिम भारत की ओर प्रवाहित हो रही है, जो आने वाले दिनों में मानसून की प्रगति और बाधा उत्पन्न करेगी। और साथ ही पूर्व मानसून और वर्षा की मात्रा, किसी क्षेत्र में मानसून के आगमन के दौरान मतलब प्राप्त वर्षा की मात्रा और मानसून की प्रगति पर कोई भी सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए मानसून ने वर्ष 2014 में 42 दिन और मानसून 15 में 22 दिन पूरे देश को कवर किया है। इतने अलग श्रेणियों के साथ भी भारत में दोनों वर्षों के दौरान कम वर्षा दर्ज की गई थी। अब ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मानसून का? कुछ तो पड़ेगा। मध्य और उत्तर भारत में मानसून के जल्दी आने से किसानों को धान, कपास, सोयाबीन, दलहन जैसी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों की बुआई में तेजी लाने में मदद मिलेगी और फसल की पैदावार भी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखो, जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या होते हैं? तो जलवायु परिवर्तन के संकेत की बात करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रत्येक वर्ष मानसून की शुरुआत समय से पहले और देरी से हो सकती है। मानसून की जटिलता को देखते हुए इस बदलाव को आमतौर पर सामान्य माना जाता है। हालांकि जलवायु विशेषज्ञ ने जलवायु परिवर्तन के संकेत के रूप में 4 महीने के दौरान कम समय के भीतर एक क्षेत्र में तीव्र वर्षा और लंबे समय तक शुष्क मौसम की चरम मौसमी घटनाओं को जोड़ा है। जैसे भारत में मानसून क्या होता है? भारत की जलवायु को मानसून प्रकार की जलवायु बोला जाता है। और इसका मेन कारण है कि मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो अब यहाँ पर भारत के 4 मौसमी भागों में बांटा गया है। एक मानसून 2 भागों में व्याप्त है, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, मानसून का निवर्तन। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से पर्याप्त वर्षा मौसमी और जून सितंबर के मध्य होती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर माह को मानसून की वापसी और मानसून का निवर्तन के लिए जाना जाता है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से जाते 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 फाइनली दोनों मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश कराती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को परिभाषित करने वाले प्रमुख फैक्टर कौन कौन है? अब देखो, भूमि और जल के अलग अलग तापमान के कारण भारत के भूभाग पर कम दबाव बनता है, जबकि आसपास की समुद्री सतह पर तुलनात्मक रूप से उच्च दबाव का कारण होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में गंगा के मैदान के ऊपर उष्ण उष्ण मतलब कि अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की मतलब जो आईटी सीजन होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति में बदलाव, मतलब कि विषुवत रेखा पर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है, जो कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। मतलब आईटीसी क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसमें बदलाव की बात कहा है। जैसे हिंद महासागर में के ऊपर लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अर्थात मेडागास्कर के पूर्व में हाई प्रेशर वाले क्षेत्र की उपस्थिति पाई जाती है। और इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती रहती है। तिब्बत के पठार के बारे में जानते हो? ग्रीष्म काल के दौरान
तीव्र रूप से गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पवन की प्रबल ऊर्ध्वाधर धाराएं पैदा होती है और तिब्बत के पठार की सतह पर निम्न दाब का निर्माण करती है। देखो, पश्चिमी जेट धारा का हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापित होना और गर्मी के दिन के दौरान भारतीय प्रायद्वीप एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। एक अल नीनो होता है, एक अंशु होता है। अल नीनो दक्षिणी ऑक्सीलेशन, साउदर्न ऑक्सीलेशन। तो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता होता है और उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में निम्न प्रेशर का विकास होता है। लेकिन कुछ वर्षों के में दबाव की स्थिति में उलटफेर होता है, जिससे पूर्व हिंद सागर की तुलना में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में विवाद कम हो गया है। तो दबाव की स्थिति में यह आवधिक परिवर्तन एससीओ के रूप में किया जाना चाहिए। वैसा ही एक और है, जैसे परमाणु शस्त्रागार जो वैश्विक रिपोर्ट सिपरी का रिपोर्ट आया है, जो ऑर्डिनेंस होता था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके बारे में। परमाणु शस्त्रागार की वैश्विक विस्तार सिपरी का रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सब के बारे में है। तो अपना सिपरी ने ईयर बुक पब्लिश किया था। सिपरी ईयर बुक 2021 के अनुसार विश्व स्तर पर तैयार एवं तैनात परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो देखो, सिपरी जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है, जो राष्ट्रीय आयुध और संघर्ष पर शोध करता है। सिपरी ईयर बुक 2021 हथियार निःशस्त्रीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है। प्रमुख बिंदु 9 परमाणु मतलब शस्त्र संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी अमेरिका विश्व के 9 प्रमुख बोल सकते हो हथियार संपन्न देश है। इन देशों के पास वर्ष 2021 तक की शुरुआत में अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार है और रूस अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक हथियार एक ही साथ वे व्यापक महंगे आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहे हैं। अमेरिका रूस दोनों न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार को मंजूरी दे दी है। जैसे चीन ने के परमाणु शस्त्रागार ने में वर्ष 2020 की शुरुआत में 320 के ऊपर 550 ओवरहेड शामिल होता है। चीन की स्थिति एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और परमाणु हथियार सूची के विस्तार के बीच स्थित है और 2021 की शुरुआत में भारत के पास 156 परमाणु हथियार है, जो कि पिछले वर्ष 2020 की शुरुआत में 110 भारतीय मतलब बोल सकते हैं भारतीय और देखो अभी क्या बता रहे थे, परमाणु सीमा के तहत एक दूसरे खतरनाक पारदर्शिता स्तर परमाणु स्तर की स्थिति, परमाणु सशस्त्र राज्यों की क्षमता और उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी की स्थिति भी काफी भिन्न है। अब देखो, सबसे बड़ा सैन्य खर्च क्या होता है। वर्ष 2020 में कुल खर्च में वृद्धि काफी हद तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन पहले दूसरे सबसे बड़े खर्च करने वाले देश के पैटर्न पर आधारित थी। वर्ष 2020 में 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च में 2.1% की वृद्धि हुई, जिसमें भारत को विश्व के तीसरे सबसे बड़े सैन्य ऋणदाता के रूप में स्थान दिया गया है। वैसे ही जब बात करते हो प्रमुख हथियारों का जो इंपोर्टर है इंडिया, सिपरी ने 2016 से 20 में 164 राष्ट्रीय प्रमुख हथियारों के आयात की पहचान की है। 5 सबसे बड़े हथियार आयात देश है सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन, और कुछ हथियारों के आयात का हिस्सा 36% है। क्षेत्रवार की बात करते हैं तो 16 से 20 के दौरान मतलब कि प्रमुख हथियारों की आपूर्ति की सबसे बड़ी मात्रा प्राप्त करने हेतु क्षेत्र एशिया ओशिनिया था, जो वैश्विक कुल आपूर्ति का 42% और इसके बाद मध्य पूर्व का स्थान आता है, जिसे 33% हिस्सा प्राप्त हुआ है। प्रमुख हथियार के आपूर्तिकर्ता देखोगे तो वर्ष 2016-20 के दौरान 5 सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन प्रमुख हथियारों के निर्माता
निर्यात में हिस्सा 76% है। सशस्त्र संघर्ष में हालिया उदाहरण जैसे कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष 1 अप्रैल 2020 के में नीति 2020 की स्थिति बड़े पैमाने पर सशस्त्र हिंसा की अपेक्षा निम्न स्तर पर यथास्थिति में वापस आ गई है। जून 2020 में 5 दशक में पहली बार कश्मीर में विवादित पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन और भारत के बीच सीमा तनाव घातक हो गया। नवंबर 2020 में उत्तरी इथोपिया के टाइगर क्षेत्र टाइगर क्षेत्र ने संघीय सरकारी बलों और टाइगर पीपुल लिबरेशन फ्रंट के बीच एक नया सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया है, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 46,000 से अधिक शरणार्थियों को पूर्वी सूडान में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। थोड़ा परमाणु हथियार के बारे में जान लो। परमाणु हथियार ऐसा उपकरण है जो किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर नाभिकीय संलयन या दोनों के संयोजन के परिणाम स्वरूप विस्फोटक तरीके से ऊर्जा जारी करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। विखंडन हथियारों को आमतौर पर परमाणु बम के रूप में जाना जाता है। संलयन थर्मोन्यूक्लियर बम और समानता हाइड्रोजन बम के रूप में जाना जाता है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में बम हिमालय में जनरली परमाणु विखंडन बला का प्रयोग किया गया था। परमाणु प्रसार और परीक्षण को रोकने की संधि परमाणु हथियारों के अपसार के लिए संधि है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। वैसे ही है बहुत सारा संधि है, जैसे वायुमंडल के बाहरी अंतरिक्ष में या पानी के नीचे बात करते हो समुद्र, मतलब कि परमाणु हथियार परीक्षण को प्रतिबंध लगाने वाली संधि, जिसे आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि मतलब कि पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के रूप में जाना जाता है। और एक था सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किए गए लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। टीपीएनडब्ल्यू परमाणु हथियार का निषेध पर संधि क्या था 22 जनवरी 2021 को लागू हुई है। वैसे ही न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप होता है, परमाणु मिसाइल नियंत्रण व्यवस्था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ एक आचार संहिता और वासेनार अरेंजमेंट सब इनिशिएटिव है। और भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम 1974 में अपने पहले उपकरण की परीक्षण किया और परमाणु हथियार के प्रसार संधि एनपीटी और सीटीबीटी दोनों से बाहर है। हालांकि भारत अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएई के एक साथ सुविधा विशिष्ट उपाय सुरक्षा उपाय समझौता है, उसे परमाणु न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से छूट मिली है, जो वैश्विक नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी वाणिज्य में भाग लेने की अनुमति देता है। वर्ष 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था एमटीसीआर ने वर्ष 2017 में वासेनार अरेंजमेंट और वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया समूह में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारत ने परमाणु हथियार के पहले प्रयोग नहीं करने की अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धता को भी बनाए रखा है। इतना क्लियर हुआ?